चलिए तो पहला क्वेश्चन कीजिए फटाफट आप लोग, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। सभी का आंसर आ गया 14, बिल्कुल सही बात है। नेग्लेक्टिंग एक्सल डिफॉर्मेशन द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर शोन इन द अबव फिगर इज, ठीक। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग काउंट कर लेंगे। पर जॉइंट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी होती है, माइनस कर देंगे रिएक्शंस एंड एक्सल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है तो इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, ठीक है। तो कितने जॉइंट हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जॉइंट है। तो 11 इंटू 3, रिएक्शन कितनी? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, क्योंकि याद रखिएगा ये हिंज नहीं है, गाइडेड रोलर है। कितना है, कितनी रिएक्शन? अच्छा ये रोलर है, यहाँ पर 1 होगा, 8 रिएक्शन माइनस करेंगे, -8। 3 और 2 5, यहाँ पे एक 6 और 2 8 रिएक्शन, बिकॉज ये रोलर है और ये गाइडेड रोलर है। माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेंबर माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, हाँ वहाँ कमेंट कर दो कि भैया वहाँ से इधर आ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट। सी आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा वर्क डन जो है, वर्चुअल वर्क थ्योरम लगती है, तो जो वर्क डन होगा वो सेम रहेगा। वर्क डन क्या रहेगा? सेम। तो वर्क डन के लिए जहां का फोर्स लेंगे वहीं का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट W के नीचे ये कितना शो हुआ? डेल्टा 1। और W2 के नीचे यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा 2। तो आप लोग क्या लिखेंगे? W1 डेल्टा 1 बराबर W2 डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 क्या हो जाएगा? W2 अपॉन W1, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। सीधे वर्क डन को इक्वल कर दो, यहाँ का लोड, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यहाँ का लोड और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो W1 है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, ये वैल्यू दिख रही है इसके बराबर, और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट ये दिख रहा है डेल्टा 2। तो सिंपल ये करना है, बाकी बैटरीज थ्योरम तो आपको बताई हुई है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The concept of strain energy can be used to analyze a statically determinate structure। किसी स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए स्ट्रक्चर एंड द स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन कॉज इन इट, बिल्कुल सही बात है ना, ये हमने पढ़ ही रखा है। तो ये इसका क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसा केस जहां पर ए और आर दोनों सही होते हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, उस केस में हमारा जो आंसर होता है क्या होता है? ए होता है। तो आंसर आपका ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक फ्रेम है इस तरह से, ये एंड फिक्स्ड है और ये वाला एंड जो यहाँ पर हिंज शो की है, यहाँ पर क्या कर रखी है, हिंज शो कर रखी है, ठीक है। जब हम कुछ लोड लगाएंगे इस तरह से तो क्या होगा, ये यहां से डेल्टा अमाउंट से शिफ्ट होगा, तो ये भी यहां से क्या होगा, डेल्टा अमाउंट से शिफ्ट होगा। अब आपने पढ़ रखा है कि अगर ये कोई बीम है और इस बीम के परपेंडिकुलर अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा होता है तो यहाँ पर जो मोमेंट आता है और यहाँ जो मोमेंट आता है, ये दोनों मोमेंट सेम होते हैं और इनकी वैल्यू कितनी होती है, -6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। तो ये फिक्स्ड के लिए तो हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो मोमेंट होगा यहाँ पर ये तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना मोमेंट जनरेट होगा, ये मोमेंट, तो ये मोमेंट होता है 3 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। कैसे आया ये, तो इसको समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि हम इसी सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इधर भी कितना मोमेंट आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास -6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। अब देखो मुझे क्या करना है, इस फिक्स्ड एंड को हिंज में कन्वर्ट करना है। इस फिक्स्ड एंड को अगर मुझे हिंज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर मोमेंट क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक अपोजिट मोमेंट लगाऊंगा। क्या करूंगा, एक अपोजिट मोमेंट लगाऊंगा 6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर का, ठीक है। तो यहां से नेट मोमेंट क्या हो गया, यहाँ का जो नेट मोमेंट हो गया 0। अब आपको मालूम है कि अपोजिट एंड क्या है, फिक्स्ड है, तो यहाँ पर 50% मोमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 50% मोमेंट क्या होगा, कैरी ओवर होगा। तो यहाँ क्या आएगा, 3 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। तो अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो नेट मोमेंट कितना बचेगा, -3 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर, -3 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। डेल्टा, डेल्टा भैया डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा बीम के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कॉलम है तो कॉलम के परपेंडिकुलर है, ये बीम है तो बीम के परपेंडिकुलर। जितने जितने से ये एंड क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, जितने जितनी डिस्टेंस से ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है या स्वे कर रहा है। तो बीम होती है तो डिफ्लेक्शन बोल देते हैं, और इस तरह का फ्रेम होता है तो सेम चीज को हम लोग स्वे बोल देते हैं, SWAY स्वे। समझ में आ गया सभी को, सभी को समझ में आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो MBA अपॉन MCD पूछा है, तो MBA करवा दो भैया। तो क्या आएगा, 6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर। MCD कितना होगा, 3 कितना, 0.5I। डेल्टा सेम रहेगा, अपॉन L कितना, L/2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे भैया ये भी वही आ जाएगा सॉल्व करके, ये भी सॉल्व करके आ जाएगा 6 EI डेल्टा अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि जो अपॉन में ये 4 आएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 × 3 = 12 × 5 = 60, 6 ही बना देगा।
तो एम बी ए और एम सी डी दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो दोनों का रेशो कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों का रेशो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज अ पोर्टल फ्रेम विद लोड्स। एक पोर्टल फ्रेम दिया है जिस पर कुछ लोड्स लगे हुए हैं, इधर की लेंथ 12 है, इधर की लेंथ L है, ये लेंथ 12 है, कुछ यूडियल है, दोनों सपोर्ट जो है वो हिंज है। आपसे पूछा था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस फ्रेम विल बी। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इन चारों में से आपने करेक्ट BMD जो है वो सर्च करना है। करेक्ट BMD क्या है, फाइंड आउट करना है, कौन सा BMD ठीक है। ठीक है भाई, कौन सा BMD सही है ये आपने बताना है। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहली बात तो ये हिंज है, तो यहाँ भी M 0 होगा और यहाँ भी M क्या होगा, 0। तो यहाँ पर क्या कर दो आप, M 0 M 0, तो आपके पास जो आंसर है वो ना तो A होगा ना D होगा। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी नॉन जीरो मोमेंट है और यहाँ पर भी नॉन जीरो मोमेंट है। फिर दूसरा क्या दे रखा है कि अब इसको और इसको देखते हैं, तो ये क्या है आपका रिजिड जॉइंट है, ये जॉइंट क्या है, रिजिड जॉइंट है। तो रिजिड जॉइंट पर क्या होगा कि जो मोमेंट यहाँ पर, अगर मैं इसको एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेता, ठीक है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट था वो क्या बनना था, पैराबोलिक बनना था। बट इस रिजिड जॉइंट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फ्री रोटेशन नहीं होगा, हॉगिंग मोमेंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये बेंडिंग मोमेंट क्या है, कुछ कम कर जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, फ्री मोमेंट नहीं बन सकता आपके पास। यहाँ पर बेसिकली नीचे को दिखा दिया, इसे आप ऊपर की ओर बना दें इस तरीके से, तो बात वही है। तो यहाँ पर फ्री पैराबोला जो है वो नहीं बन सकता। क्यों, अगर मैं यहाँ पर देखूं, और वैसे भी देखिएगा ध्यान से, अगर एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है, तो इस मेंबर पर जितना मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा उतना ही मेंबर इस पर क्या जाएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो इस पॉइंट पर दोनों में मोमेंट बराबर होने चाहिए। बट हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं राइट साइड ये जो बीम देखता हूं, तो बीम का BMD कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, जबकि कॉलम का BMD में क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये जॉइंट फिर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये जॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। जबकि D ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये नॉन जीरो मोमेंट है इधर, तो इधर भी ये नॉन जीरो मोमेंट है, दोनों मोमेंट की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। बात समझ में आ गई। तो आपको एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल इक्विलिब्रियम से भी आप इसको बता सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, D होगा। आंसर क्या होगा, D होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेंडेंस लगाते रहिएगा। अरे क्वेश्चन कम वो रह गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए आप। अमन कह रहे हैं सर दूसरे रिजिड जॉइंट पर सेम वैल्यू नहीं है। सेम वैल्यू इसलिए नहीं है बिकॉज अनसिमेट्रिकल है ना भैया, दिस फ्रेम इज अनसिमेट्रिकल। इधर लेंथ अलग है, इधर लेंथ अलग है, आप समझ रहे हो। तो अनसिमेट्रिकल है, तो जितना मोमेंट इधर आएगा उतना ही थोड़ा ना अपोजिट साइड में आएगा। तो ठीक है, इसलिए। चलिए इसको देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये P लोड है, इस P लोड की वजह से इस जॉइंट पर कितना मोमेंट आएगा, इस जॉइंट पर मोमेंट आएगा P इंटू एल। इस लोड की वजह से यहाँ पर लोड लगेगा, तो इस जॉइंट पर कितना मोमेंट आएगा, P इंटू एल। और ये PL मोमेंट क्या होगा, इन तीन मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
अब ये भी ई आई कॉमा एल है, ये भी ई आई कॉमा एल है, ये भी ई आई कॉमा एल है, और तीनों में ही एन क्या है, फिक्स्ड है, तो सिमेट्रिकल कंडीशन हो गई। तो 1/3 ये ले लेगा, 1/3 ये ले लेगा, 1/3 ये, तो एक मेंबर में कितना मोमेंट जाएगा, एक मेंबर में मोमेंट जाएगा आपके पास PL/3। अब इस एंड पर अगर PL/3 है तो अपोजिट एंड पर कितना जाएगा, उसका 50% कैरी ओवर हो जाएगा, दैट इज PL/6, दैट इज PL/6। और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, PL/6, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज अ प्रेट ट्रस, एक ट्रस है, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर फोर्स इन मेंबर BC, इस BC मेंबर में फोर्स के लिए आपने ILD ड्रॉ करना है। तो ट्रस में अगर ILD ड्रॉ करना होता है तो सबसे अच्छा फंडा होता है कि उसके पहले वाले लोड पर फोर्स लगाओ, उसके अगले वाले नोड पर फोर्स लगाओ और इस पर फोर्स लगाओ, ठीक है, और 3 वैल्यूज आपको फोर्सेस की मिल जाएंगी, उनको मिला दो। तो जब हम A पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या है, 0 फोर्स मेंबर है। जब मैं D पर फोर्स लगाऊंगा तब भी ये 0 फोर्स मेंबर है, इट इज अ 0 फोर्स मेंबर। तो इसका मतलब क्या है, और जब मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा 1 का, तो इसके अंदर क्या आएगा, 1 का ही लोड आएगा, है ना। ये जब मैं इस नोड पर ये फोर्स लगाऊंगा तो जितना लोड इस पर नीचे लगाऊंगा उतना ही फोर्स इसमें क्या होगा, क्रिएट होगा। तो अगर मैं 1 का लोड नीचे लगाता हूं तो इसके अंदर कितने का लोड आएगा, 1 का। तो जब मैंने C पर लोड लगाया तो उसमें वैल्यू कितनी आई, 1। जब पर A पर लोड लगाया तब भी 0 और C पर लोड लगाया तब भी 0, राइट। तो बस इसको मिलाओ और आंसर आपका क्या हो गया, C हो गया। आंसर आपका क्या हो गया, C हो गया, ठीक है भाई। बस बाकी ट्रस्ट से आपको मतलब नहीं है आगे पीछे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the fixed beam shown in the given figure, the influence line diagram of the BMD at the midspan of the beam is best represented as। अब हमने क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट का सीख रखा है, ये स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम है और यहाँ पर हमने मुलर ब्रेसलियो कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, मुलर ब्रेसलियो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाना है। तो 2 ऑप्शन तो आपके सामने ये हैं और 2 ऑप्शन आपके सामने ये हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, मुलर ब्रेसलियो अप्लाई करने के लिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हिंज बना देंगे और हिंज लगाकर क्या करेंगे, इसको इधर घुमाएंगे और इसको इधर घुमाएंगे। तो जब ये इधर घूमेगा तो कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शार्प किंक बनेगा, इसको बोलते हैं किंक, एक शार्प किंक बनेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो कर्व बनेगा, तो ये तो आपके गलत हो गए, दोनों खत्म हो गए बाद वाले, ठीक। मैं इसको जरा DND पे लगाऊं फोन को, नहीं तो बचता रहेगा। ठीक है, तो अब बात रह गई इन दोनों की। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये स्मूथ कर्व दिख रहा है,
यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्मूथ कर्व दिख रहा है, जबकि यहाँ पर ये शार्प किंक बन रहा है। तो आंसर जो होगा वो बी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन, इतना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कॉन्टिन्यूअस बीम शोन इन फिगर द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर सपोर्ट रिएक्शन एट डी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। तो डी पर आपने रिएक्शन का आईएलडी बनाना है, ठीक है, आईएलडी फॉर सपोर्ट रिएक्शन एट डी। ठीक है, बताइए। सर्वेयर वैभव सावरकर सर के ऊपर से जा रहा है बेटा थोड़ा सा पहले पढ़ के आना पड़ेगा इस सेशन के लिए ना, थोड़ा सा रिवाइज करके आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई इस सपोर्ट को हटा देते हैं और डी पॉइंट पर ऊपर की ओर लोड लगाते हैं। तो देखते हैं कि डी पॉइंट कहां जाएगा ऊपर। जब डी पॉइंट ऊपर जाएगा यहां, तो इसके साथ सी भी ऊपर उठने की कोशिश करेगा, लेकिन ये दोनों पॉइंट कहां रहेंगे, अपनी जगह रहेंगे। ये दोनों पॉइंट कहां रहेंगे, अपनी जगह रहेंगे। तो अगर सी को ऊपर जाना है तो ये कुछ इस तरीके से होता, तो यहां पर क्या आ गया, कर्व आ गया। ये क्या बन गया, कर्व। जबकि ये जो गिवन बीम है ये आपकी स्टैटिकली, ये क्या है, आपकी स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। आप देख लीजिएगा डीएस, डीएस इसका क्या आएगा, 0। नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव 1, कंस्टेंट एडेड 1। तो इसमें क्या होता है, कर्व पार्ट अलाउ नहीं होता, इसलिए इस बीच में कोई भी आपका क्या है, आईएलडी नहीं बनेगा। आईएलडी जो आपका बनेगा वो केवल इतने पोर्शन के लिए बनेगा, इतने पोर्शन के लिए। ठीक है भाई, हाँ। तो ये आपका आईएलडी रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब केवल इतना है कि अगर लोड इस बीच में कहीं पर भी रहता है, अगर ए से सी के बीच में लोड रहेगा तो डी पर कोई रिएक्शन नहीं आएगी। तो डी पर रिएक्शन केवल कब आएगी, जब लोड या तो डी पर हो या फिर डी से सी के बीच में कहीं पर लोड होगा, तभी केवल डी पर रिएक्शन मिलेगी। सी पर या सी के लेफ्ट में कहीं पर भी लोड आए, डी पर कोई रिएक्शन नहीं आएगी, डी पर कोई रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 3-hinge parabolic arch एक 3-hinge पैराबोलिक आर्च है आपके पास ऑफ स्पैन L एंड क्राउन राइज H carries a uniformly distributed load. A 3-hinge parabolic arch of span L and crown rise H carries a uniformly distributed superimposed load of intensity W per unit length. The hinges are located on two abutments at the same level and the third hinge is at a quarter span location from left abutment. इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। The hinges are located on two abutments at the same level and the third hinge is at a quarter span location from left abutment. यानी कि जो थर्ड हिंज है वो यहां पर नहीं है, थर्ड हिंज आपके पास यहां पर है, यहां पर है। ठीक है, और क्वार्टर स्पैन मतलब ये वैल्यू रहेगी आपके पास L/4 पर है, मिडल में नहीं है। नाउ अब बताइए दी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑन दी अबटमेंट इज,
ठीक है, अबटमेंट इज। तो जिन्होंने जल्दी जल्दी में WL² दिया था, क्या अभी भी वो WL² ही बोलेंगे या उनका आंसर चेंज होगा? हाँ जी, जिन्होंने आंसर सी दिया था अभी भी आंसर सी ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आपने ये तो पढ़ा ही नहीं कि हिंज जो है वो बीच में नहीं है। और इससे याद आया, एक बार एक क्वेश्चन हमने किया था पिछले QRP में, उसमें था कि हिंज कहीं भी हो, तो हिंज कहीं भी हो सकती है। आपने देखा हिंज क्राउन पर ही हो जरूरी नहीं है। याद होगा लास्ट वाले में एक बार हमने क्वेश्चन किया था, तो क्राउन, ये क्राउन बोला है उसने, क्राउन राइट, और हिंज यहाँ पर है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। सी ही होगा अभी भी। बहुत बुरा हुआ। अच्छा सी क्यों होगा ये बताओ, सी क्यों होगा? सेम होगा, क्यों सेम होगा? नो चेंज, व्हाई देयर इज नो चेंज? अच्छा कोई रीजन बताओ क्यों होगा, आंसर क्यों चेंज नहीं करेगा, आंसर क्यों चेंज नहीं करेगा बताओ। अच्छा मैं करवा चुका हूं इसलिए। अच्छा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बट कोइंसिडेंटली सेम आएगा। मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि रटा हुआ है, क्योंकि याद करके रखें सी होगा, होगा तो होगा। ये भी सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए। हाँ चलो मैं आपको एक बहुत बढ़िया लॉजिक बताता हूँ इसका। इसका लॉजिक ये है बालक, ध्यान से देखिए, क्योंकि आप जानते हैं इन पैराबोलिक आर्च विद UDL बेंडिंग मोमेंट इज 0 एवरीवेयर इन द आर्च। ठीक है, इन पैराबोलिक आर्च विद UDL बेंडिंग मोमेंट इज 0 एवरीवेयर इन द आर्च। तो इसका मतलब क्या है कि भले ही थर्ड हिंज यहां पर हो, लेकिन इसका ये पॉइंट भी हिंज की तरह बिहेव करेगा। इसका हर एक पॉइंट, अगर हम एक पैराबोलिक आर्च लेते हैं और उस पर UDL लगाते हैं, तो इसका हर एक पॉइंट अपने आप में एक वर्चुअल हिंज है। इसका हर एक पॉइंट क्या है, अपने आप में एक वर्चुअल हिंज है। आप समझ रहे हो? यही बोलते हैं ना हम लोग कि अगर किसी स्ट्रक्चर को UDL के BMD की शेप में बना दें तो उसमें बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये मैकेनिकल या फिजिकल हिंज है बट वर्चुअली इसका हर एक पॉइंट हिंज है। तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट भी एक तरह का हिंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर मोमेंट को 0 करता हूं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो मोमेंट आता है UDL की वजह से, वो कितना आता है, WL²/8। और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वजह से कितना मोमेंट आता था आपके पास, माइनस का H/H, और इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज कर सकते हैं और ये आ जाएगा WL²/8H, बट इट इज ओनली फॉर UDL विद पैराबोलिक आर्च, UDL ऑन पैराबोलिक आर्च। अदरवाइज कैलकुलेशन करनी आपको आती है, इतना बड़ा सोल्यूशन है, कर लेना। ठीक है, अदरवाइज आपको सॉल्व करना बताया हुआ है। ठीक है, UDL लगा हुआ है तो पहले आप रिएक्शन निकाल लोगे, रिएक्शन निकालने के बाद आप क्राउन के अबाउट मोमेंट को 0 कर देना। लेकिन 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या जो हिंज है आपके पास, वैसे प्रैक्टिकली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस पैराबोला की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए तो पैराबोला की इक्वेशन होती है y = 4hx × l - x/l²। ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में आप क्या रखेंगे, x = l/4 रखकर y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो शायद 3h/4 आएगी। तो यहाँ से ये y आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है, l/4, ये आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन आएगी वो आएगी WL/2 और यहाँ जो रिएक्शन आएगी वो भी आएगी WL/2। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन लगाएंगे y बराबर 4hx इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर। इसमें x की वैल्यू रखना L/4, y की वैल्यू आ जाएगी, ये हाइट आ जाएगी। जब ये हाइट आ जाएगी अब हम क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट C है तो इस पॉइंट C पर मोमेंट को जीरो करेंगे। इस पॉइंट पर मोमेंट की इक्वेशन जब मैं लिखूंगा, इस पॉइंट पर जब मैं मोमेंट की इक्वेशन लिखूंगा तो कैसे लिखी जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वजह से जो मोमेंट आएगा वो आएगा, या पहले वर्टिकल की वजह से लिखते हैं WL/2, तो WL/2 इंटू L/4, WL/2 इंटू L/4 क्लॉकवाइज, माइनस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वजह से आएगा माइनस का HY इसकी वजह से, और इस UDL की वजह से आएगा माइनस का WL/4 का स्क्वायर अपॉन 2, WX²/2 होता है ना, और इज इक्वल टू कर देंगे 0। y हम पीछे निकाल चुके हैं पैराबोला की इक्वेशन से, यहां से क्या देगा, h आ जाएगा। तो एक्चुअल सोल्यूशन तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, सुनील कुमार जी दोबारा चेक करो, अब जो कैलकुलेशन बताई है इससे चेक करो, इससे चेक करो, y की वैल्यू सही निकाली है आपने। अब सुनील कुमार जी बैकफुट पर जाते हुए मैसेज डिलीट कर दिया, थोड़ी कुछ छूट गया होगा बालक, ठीक है, कुछ रह गया होगा, इससे कीजिएगा आप लोग, इससे कीजिएगा, और y की वैल्यू देखिएगा 3h/4 आएगा। हाँ, इसका कंक्लूजन यही हुआ कि थर्ड हिंज कहीं पर भी हो, हाँ गुड इवनिंग ब्रजेश जी, इसका कंक्लूजन यही है कि थर्ड हिंज कहीं पर भी हो, UDL विद पैराबोलिक आर्च, आपका जो h की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, h की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो आज आपको ये आज की क्लास का जो फायदा है वो एक ये हो गया, और एक आपको जो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो बीम वाला था उसका हमने जो ILD बनाया वो होगा। ठीक है, ये एक दो चीजें हम नई सीखने को मिली आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विद लिस्ट 2 स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ मेंबर्स M, नंबर ऑफ जॉइंट्स N, नंबर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट R। ठीक है, बताइए भैया आंसर। प्लेन फ्रेम, तो जब आपके पास प्लेन फ्रेम या 2D फ्रेम होता है तो पर मेंबर कितने फोर्स जनरेट होते हैं, 3M। एक मेंबर में 3 फोर्स होते हैं, Fx Fy Mz, प्लस नंबर ऑफ रिएक्शन, और हर जॉइंट पर आप 3 इक्वेशन लिख सकते हो, सिग्मा Fx 0, सिग्मा Fy 0, सिग्मा Mz 0, तो माइनस का 3J। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन फ्रेम के लिए, तो 3M प्लस R माइनस 3, तो ये A का हो जाएगा आपके पास 4। स्पेस के लिए सेम चीज कहते हैं 6M प्लस R माइनस 6J। ठीक है, तो 6M प्लस R ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2, नहीं वो तो ट्रस हो गया, ये आएगा आपके पास यहाँ स्पेस फ्रेम में। ट्रस में क्या आएगा आपके पास, तो जितने मेंबर उतने फोर्स प्लस रिएक्शन माइनस स्पेस में है, तो स्पेस में एक जॉइंट पर 3 रिएक्शन आप लिख सकते हो, एक जॉइंट पर 3 रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 1 2, सिग्मा Fx 0, सिग्मा Fy 0, सिग्मा Fz 0। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, total degree of indeterminacy both internal and external of the plane frame shown in the given figure is,
तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 दिया 15, ठीक है। माइनस आर डैश, कितनी कंस्टेंट लगानी पड़ेंगी, तो यहाँ पे 4 मेंबर हैं, एक कंस्टेंट इसको रोकना पड़ेगा, दूसरा इसको रोकना पड़ेगा, तीसरा इसको रोकना पड़ेगा, 3 मेंबर को रोकना पड़ेगा, चौथा फिक्स। तो माइनस का कितना रहेगा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 12, क्योंकि बाकी सारी सपोर्ट तो फिक्स्ड है, तो वहाँ तो कोई कंस्टेंट लगेगी नहीं। तो 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, in the analysis of rigid frames, the usual practice is to consider the strain energy due to flexure only, because the strain energy due to axial and shear forces are usually quite small as compared to that of flexure। ये सही बात है, जब भी हम लोग फ्रेम को एनालाइज करते हैं हम लोग केवल बेंडिंग की वजह से एनर्जी लेते हैं, एक्सियल और शेयर तो लेते नहीं है। तो क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्या रहता है, वो नेग्लिजिबल रहती होंगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the portal frame shown in the given figure the shear equation is, shear equation का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली जो फ्रेम है इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कर, यानी कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर मैं करूं तो वही हमारे पास क्या होती है, शेयर इक्वेशन होती है, वही हमारी क्या होती है, शेयर इक्वेशन होती है। तो आप सभी के आंसर आने भी लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिएगा पहले तो कि अगर आपके पास ये कोई बीम है, ये ए है, ये बी है, ये मोमेंट लग रहा है एम ए बी, मैं आज सुबह नज़र लगने की बात कर रहा था और मुझे लगता है कि मेरे ही सिस्टम को आज नज़र लग गई है, ये पेन भी एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, इसे सही कर देंगे, क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो रिएक्शन है वो हमने लिख दी आर ए और यहाँ रिएक्शन होगी आर बी। अब हम क्या करते हैं, सिग्मा एम बी को 0 करते हैं। तो सिग्मा एम बी जब हम, या एम बी के अबाउट जब मोमेंट को 0 करेंगे तो क्या होगा, आर ए इंटू एल। एक बात और, यहाँ पर हम जो भी मोमेंट लिखते हैं ना उनको सेम सेंस में लेते हैं, क्योंकि अननोन मोमेंट है तो हमने इनको क्या कर दिया, क्लॉकवाइज लिख दिया। क्या लिख दिया, क्लॉकवाइज लिख दिया। तो आर ए इंटू एल प्लस का एम ए बी प्लस का एम बी ए बराबर 0। दिलीप कल नहीं आज ही की थी, हाँ कल मैंने ज़्यादा, मैं पता है 2-3 दिन से खुद बोल नहीं रहा था, मैंने कहा फिर वो कुछ बात आई तो मैंने बोल दिया कि यार तुम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, और देखो ऐसा ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्व ही हो गया। ठीक है चलो करेंगे, हो जाएगा सही। ये आ गया, तो यहां से हमारे पास रिएक्शन आ गई कितना, माइनस का एम ए बी प्लस एम बी ए अपॉन एल। तो अगर मैं यहां से माइनस मतलब रिएक्शन ऊपर की ओर लगाई थी, इसका मतलब मैं रिएक्शन कहाँ लगा दूं, नीचे की ओर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये समझो कि ये जो सिस्टम ऐसे था हॉरिजॉन्टल,
अगर इस सिस्टम को मैं वर्टिकल कर दूं, अगर मैं सिस्टम को वर्टिकल कर दूं इस तरीके से, तो बात वही आ गई या नहीं आ गई कि भाई ये एम ए बी है, ये एम बी है, तो यहाँ पर आर ए क्या आएगा, यहाँ पर आर ए क्या आएगा आपके पास, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आएगा, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा वो क्या आएगा, एम ए बी प्लस एम बी ए अपॉन एल। इसी तरीके से अगर एक मेरे पास मेंबर सी डी है और यहाँ पर भी अगर इस तरीके से मोमेंट लग रहे हैं, ये लग रहा है एम सी डी और ये लग रहा है एम डी सी, तो डी पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, डी पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एम सी डी प्लस एम डी सी अपॉन एल आएगा, आएगा या नहीं आएगा? ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको? तो सेम चीज यहां पर है। तो भैया अगर देखो इसके लिए अगर मैं लगाता हूं इक्वेशन, इसके लिए मैं इक्वेशन लगाता हूं, तो देखो अगर ये मोमेंट इधर लगाया मैंने एम ए बी और इधर लगाया एम बी ए, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट में आएगा एच ए। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्लॉकवाइज लगाया और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज लगाया, तो यहाँ पर भी राइट में आएगा एच डी। तो यहाँ पर जो एच ए आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा एम ए बी प्लस एम बी ए अपॉन 4, ये आ गया एच ए। और एच डी कितना आता है, ये आता है एम सी डी प्लस डी हिंज है तो हिंज पर 0/4, तो ये एम सी डी अपॉन 4 हो गया। अब ये सारे के सारे फोर्सेस क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, P प्लस एच ए प्लस एच डी बराबर 0, बराबर क्या कर देंगे 0। इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्शंस अपने आप आ जाएंगे, बिकॉज अननोन में हम लोग साइन नहीं लगाते। तो एम बी ए प्लस एम ए बी अपॉन 4 प्लस एम सी डी अपॉन 4 प्लस पी बराबर 0। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। The rigid portal frame shown in the given figure will not have in any side sway if, ये फ्रेम है इसमें कोई साइड स्वे नहीं होगा अगर, पहला ऑप्शन है इट इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोडिंग ओनली, दूसरा है अगर I2 2I1 हो जाए, और देन नेक्स्ट ऑप्शन है अगर मैं इनको वहीं पर लगा दूं तो वहीं इनको चिपका दिया जाए दोनों ऑप्शन को। ठीक है,
माँ बाप सोचते होंगे घर में लड़का हुआ है क्या पता था लड़का की जगह को वो कुछ और ही है। देखो यहाँ पर नाम बदल के आ जाता है नालायक। पता ही नाम ही बदल लेते हैं या सही में बदले हुए हैं, ये भी नहीं पता इन लोगों का। चलो खैर, बेटा हार्मोन वार्मोन चेक करवा लेना एक बार अपने, कहीं गड़बड़ ना हो जाए बाद में। ठीक है, चलिए तो क्या आंसर होगा इसका? जब बॉडी में हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं ना, तो लोग ऐसी हरकतें करने लगते हैं। लड़कों को लड़की बनने का शौक चढ़ जाता है, या फिर कपिल शर्मा के शो का फैन हो तो अलग बात है। चलिए, तो द लोडिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स सेंटर लाइन। ठीक है भैया, लोड अगर वर्टिकल हो लेकिन अगर सिमेट्रिकल ना हो तो अभी तो गड़बड़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, due to some point load anywhere on a fixed beam, the maximum free bending moment is m, the sum of fixed end moment is। ठीक है, कोई फिक्स्ड बीम है और यहाँ पर कहीं पर भी आपने कुछ लोड लगा दिया अपनी तरफ से, ए और बी इस तरीके से रैंडमली कुछ लोड आपने अप्लाई कर दिया। तो कह रहा है अगर फ्री मोमेंट, मतलब अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होती, अगर ये फिक्स्ड ना होकर अगर ये सिंपली सपोर्टेड होती, तो उस केस में जो मोमेंट है वो एम है, उस केस में मोमेंट एम है। और ये कितना होता है? पी ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, आपको मालूम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है भैया, ये फिक्स्ड है तो यहाँ एम ए जो होगा, यहाँ एम बी होगा, एम ए प्लस एम बी। तो इनका सम पूछा है, इनका समेशन पूछा है। ठीक है, इनका समेशन आपसे पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं भाई इधर ये एम ए है और इधर मान लेते हैं ये मोमेंट एम बी है, तो नेगेटिव। अब इस केस में क्या होता है, फिक्स बीम के केस में आपको मालूम है जब बीम डिफ्लेक्ट करेगी तो दोनों एंड पर स्लोप क्या होगा? जीरो। तो डेल्टा थीटा जीरो होगा। तो डेल्टा थीटा अगर जीरो होगा तो फ्री मोमेंट और ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है, इनका जो नेट बीएमडी होगा उसका समेशन क्या होना चाहिए? जीरो। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड और इंटू क्या? डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा, इन ये वाला एरिया और ये एरिया क्या होगा? जीरो होगा, तभी तो स्लोप में चेंज जीरो आएगा। थीटा ए माइनस थीटा बी बराबर जीरो। ठीक है, तो L/2 से L/2 कैंसिल हो गया, m बराबर क्या आ गया? एम ए प्लस एम बी आ गया। और ऐसे समझना है तो आप क्या करना, एक लिमिटेड केस ले लो। लिमिटिंग केस क्या ले लो? जब ये यहां पर होता है। तो अब मैं बता रहा हूं इसको ट्रिक से करना, अगर आपको इतना दिमाग में ना आए तो वो कह रहा है एनीवेयर। अगर एनीवेयर की बात हो रही है तो मैं क्या कर देता हूं, इस लोड को बीचों बीच लगा देता हूं। इस लोड को क्या लगा देता हूं? बीचों बीच लगा देता हूं, पी लोड को। तो ऐसे केस में जो मैक्सिमम फ्री एंड मोमेंट होता था एम, वो क्या होगा? PL/4। और एम ए बराबर एम बी, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये क्या आता था? PL/8। ये क्या आता था? PL/8। अब मुझे निकालना है एम ए प्लस एम बी। तो अगर मैं एम ए प्लस एम बी निकालूं तो क्या हो जाएगा? PL/8 प्लस PL/8 बराबर PL/4। और ये किसके बराबर आ गया? एम के बराबर आ गया। आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो।
ठीक है, तो एरिया मोमेंट थ्योरम से तो हम कर ही रहे हैं, बट आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। आप एक लिमिटिंग केस ले लो, उसका मिड पॉइंट पे लगा दो, क्योंकि कहीं पर भी लगाने को बोल रहा है, तो अगर वो पूरी बीम के लिए सत्य है तो इसके मिड स्पैन के लिए भी सच होगा, और अगर मिड स्पैन के लिए सच है तो आपको मालूम है पी की वजह से PL/4 होता है और फिक्स्ड मोमेंट PL/8 होता है। ठीक है, आप ऐसे कर लो, नो नीड ऑफ थ्री मोमेंट थ्योरम। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया अनुज, बहुत बढ़िया, आप भी ठीक है, आपके पापा भी ठीक है, वेरी गुड। इसी से क्या है तो और भी बढ़िया, वेरी गुड। और भी कोई मेथड है? नहीं, यही बहुत है भाई। ठीक है, आपके पास हो तो बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a steel frame is shown in the figure EI constant. If joint O of the frame is rigid, the rotational stiffness of the frame at point O is, जोड़ दो यार सबको, स्टिफनेस को, सारी स्टिफनेस जोड़ी जाएंगी, तो 4EI/L प्लस 4EI/L प्लस 3EI/L कितना हो जाएगा? 11EI/L। 4 + 4 + 3 कर दो, आ जाएगा 11। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नोट कर लेते कॉपी में। नहीं बेटा, अभी ये दो ही ऑप्शन, दो ही तरीके हैं ना, बाकी भी ज़्यादा तरीके सोचे भी नहीं, लाइव क्लास में ज़्यादा तरीके थोड़ा ना सोचे आते हैं, नहीं तो निकलने को तो कुछ और तरीका भी आ ही जाएगा, बट फिलहाल ऐसे ही कर लो। The cantilever frame shown in the given figure supported by vertical links at B and C and carries load as shown in the figure. The force in the bar AE. इतना भयंकर सवाल दिया और आंसर क्या होगा? ट्रस्ट का सवाल हो और जीरो ऑप्शन में हो और जीरो ना हो, ऐसा जनरली होता नहीं है। जनरली होता नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी, जीरो। जीरो फोर्स मेंबर है। आपको बताया था कहीं पर अगर नॉन कोलिनियर दो मेंबर मिल रहे हो और वहां पर कोई तीसरा फोर्स ना लग रहा हो तो दोनों ही क्या होते हैं? जीरो फोर्स मेंबर होते हैं। ठीक है भैया, आ जाए वैकेंसी, जितनी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, आ तो जाए पहले। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द बीम शोन इन द गिवन फिगर फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ W एक्सेप्ट x = 0। ये W हम कहीं भी लगा सकते हैं, केवल यहाँ के वजह, इस सपोर्ट पे नहीं लगाना हमने। आप W यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ 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 कहीं पर भी लगा दो। ठीक है, चलो ये बना रखा है, तो ये बीम है। तो अब इसके बारे में, इस बीम में लोड कहीं भी लग सकता है और ये आपके रहे ऑप्शन, ये रहे आपके ऑप्शन। बताइए भाई क्या हमारा आंसर होगा? सर आकाश चोपड़ा जैसे कमेंट्री करता है वैसे ही करता है। अच्छा सुनना पड़ेगा तो। तो क्या बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट बी? बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम अंडर लोड। अच्छा, पहला दूसरा पता नहीं। डिफ्लेक्शन इज 0 एट ए एंड डिफ्लेक्शन इज 0 एट बी। ठीक है, तो ए पर भी डिफ्लेक्शन 0 होगा और बी पर भी डिफ्लेक्शन 0 होगा, ये तो सही बात है, डब्ल्यू चाहे कहीं पर भी हो। तो तीसरा और चौथा सही है। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें तीसरा और चौथा सही हो। केवल एक ही ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसमें तीसरा और चौथा सही है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा भैया, डी। सी काहे बोल रहे हो? सारे के सारे सी क्यों बोल रहे हो? क्या
ए और बी पर डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होगा? अगर ये सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है तो क्या इन पर डिफ्लेक्शन जीरो नहीं होंगे? ऊपर देखें, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर क्या लिखा है? कोई कमेंट छूट गया क्या? सारे अब अपने कमेंट हटाते हुए, सारे अपने कमेंट डिलीट करते हुए सब अपने कमेंट डिलीट करते हुए। देखना चाहिए था ना बालक, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका क्या रहेगा ये? अच्छा, सबने वही करा कि मतलब इसको ये देखा ही नहीं कि यहाँ पे सपोर्ट है, सबने सोचा कैंटिलीवर है, फ्री एंड बना के कर दिया। हाँ, हम लोग कैंटिलीवर समझ लिए, ओके। तो कैंटिलीवर नहीं है, सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है। अच्छा, फिर भी अब इसे करना हो तो कैसे करें? हाँ, करना हो तो कैसे करेंगे इसको, देखिएगा, मतलब सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, आपने लोड यहां मान लिया x डिस्टेंस पर। अब जब लोड आपने यहां पर मान लिया x डिस्टेंस पर, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम है, तो इसको आप सॉल्व वैसे ही नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो इस पॉइंट पर मोमेंट लिखो, आप सी पर मोमेंट लिखो, और फिर आप क्या करो, बी पर मोमेंट लिखो। ये दोनों ही मोमेंट जो आएंगे वो आपके पास x की टर्म में आएंगे, फिर उनको क्या करेंगे, आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, दोनों के मैक्सिमम होने के लिए x की कंडीशन निकालेंगे, पुट करेंगे, c पर मोमेंट देखेंगे और b पर देखेंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा मोमेंट ज़्यादा है, दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा मोमेंट ज़्यादा है। तो जो c पर मोमेंट होगा वो क्या देगा आपके पास, बेंडिंग मोमेंट अंडर लोड, और b का मोमेंट तो b पर मोमेंट देगा ही देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मालूम चल जाएगा। अच्छा, एक तरीका और है, एक तरीका और है, आप में से किसने लिखा, प्रतीक लिख रहे हैं सर एसएफडी या बीएमडी बनाकर। हाँ, इसको मैं एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगा के कर सकता हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मिला है। वो कॉन्सेप्ट ये मिला है, ये देखो, वैसे इसका सोल्यूशन देखो कितना बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन मैं इसे बहुत बहुत हल्के में निपटा सकता हूँ मैथ्स लगाकर। इसका सोल्यूशन बहुत लेंथी सोल्यूशन है, आप नहीं कर सकते एग्जैक्ट सोल्यूशन इसका, लेकिन मैं इसको एक मैथ्स का प्रिंसिपल लगा सकता हूँ, मैक्सिमम मिनिमा का, उससे फटाफट हो जाएगा। देखो ये है, यहां पर एक सपोर्ट है, मान लो लोड W यहां पर है, बीएमडी बनाओगी कैसे, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है भाई साहब, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। अब मैं मान लेता हूं कि यहां पर रिएक्शन जो है वो R आएगी, यहां पर रिएक्शन क्या आएगी, R आएगी, ठीक है, कुछ रिएक्शन R। तो यहां पर जो भी रिएक्शन आएगी, तो अगर मैं इसका एसएफडी बनाऊंगा तो यहां ऐसा बनेगा, फिर W की वजह से यहां आएगा ऐसा, फिर ऐसा आएगा, ऐसा बनेगा क्या एसएफडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, ये मान लो A, ये मान लो B और ये मान लो C। ठीक है, चलिए, अब देखो ये W कहीं पर भी रहे, A पर मोमेंट तो जीरो रहेगा, MA तो आपके पास क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। एक और पॉइंट यहाँ पे बढ़िया मयंक चौधरी ने दिया कि सर अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, एक वही यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, क्या लगा दो केस की
बेटा वो जो केस था ना 5W/16 3WL/16, वो तब होता जब यहाँ पर UDL लगा होता था, समझ गए बेटा, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में वो तब होता था यार, नहीं 5W, अच्छा ये वाले यही वाले हैं, ठीक है, वो 3WL/8 और 5WL/8 था, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक जनरल केस बनाकर भी सॉल्व कर सकते हो इसको, क्योंकि बोला है एक्स कहीं पर भी लेना है, तो आप क्या कर लो उस केस में सही में इसको प्रॉप्ड कैंटिलीवर मान लो और इस लोड को कहाँ लगा लो, मिड पॉइंट पर लगा लो। और जब आप इसको मिड पॉइंट पर लगाओगे, हाँ, जब इसको मिड पॉइंट पर लगाओगे तो मिड पॉइंट पर लगाकर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, मिड पॉइंट पर। और मिड पॉइंट पर ही क्यों लगाऊं, यहां पर भी तो लगा सकता हूं। मैं तो कहता हूं उसने कहा है x = 0 के अलावा कहीं भी लगा लो, वो ये कह रहा है कि x = 0 के अलावा कहीं पर भी लगा लो, तो अगर हम यहां पर भी लगाएं तो तब भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो, आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि अगर ये लोड है और ये लोड सपोज करो, क्या हो रहा है, ये पूरा सिस्टम ही घूम जा रहा है, ये मान लो। और कॉमन सेंस सोचो अगर ये लोड यहाँ पर कहीं लगा होता है, यहाँ इस ए लोड के पास में, तो आप इसकी वजह से सोचो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसकी वजह से इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट फोर्स होगा, उन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स की वजह से मोमेंट यहाँ पर ज्यादा आएगा या यहाँ पर ज्यादा आएगा। आप छोड़ दो, कहीं मत लगाओ, आपको नो नीड टू कैलकुलेट, आप ये सोचो ये लोड यहाँ लग रहा है, तो इस लोड का और इस रिएक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की वजह से, अब वो रिजल्टेंट या तो डाउनवर्ड आएगा या फिर वो अपवर्ड आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन आएगी कम और ये लोड आएगा ज्यादा, तो जो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो यहाँ कहीं पर लगेगा नीचे की ओर, तो उसकी वजह से सोचो यहीं पर मोमेंट ज्यादा आएगा या यहाँ पर ज्यादा आएगा, तो बी पर ही ज्यादा आएगा, आप ऐसे भी कह सकते हो, आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि आप केवल चेक ही कर सकते हैं, और लेकिन उसने एग्जामिनर को भी मालूम है कि इसको आप क्लास में मतलब एग्जाम में सॉल्व करना कितना मुश्किल टास्क है आपके लिए, इसलिए उसने ऑप्शंस ऐसे बनाए, कि आप तुरंत कर देंगे ऑप्शन से, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं एक ही चीज सोच रहा था, यहाँ पर ये लग रहा था कि ये हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है आपका शियर फोर्स ये पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर शियर फोर्स आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अगर 0 है तो यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा, राइज करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इससे क्लियर नहीं हो पाएगा, इससे ये दोनों रिलेटिव वैल्यूज पर डिपेंड करेगा, ठीक है, रिलेटिव वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। अच्छा अच्छा चलिए, हाँ, वेलकम प्रवीण सर। प्रवीण सर कह रहे हैं कि आज आपकी जो क्लास होगी नॉन टेक की वो 9:20 पर होगी। हाँ, आज सर डिनर के लिए लेट हो गए हैं, ठीक है, चलो ठीक है, तो 9:20 पर होगी आप लोगों की नॉन टेक्निकल की क्लास, ठीक है। हाँ, ऑप्शन से ही कर दिया आपको, बाकी सब तो बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लीजिए एक और कॉन्सेप्ट आ गया। मयंक कह रहे हैं कि सर वैसे भी सर प्रॉब्लम में मैकेनिज्म में फर्स्ट हिंज सपोर्ट पे ही बनती है ड्यू टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सपोर्ट, वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। और इसी के बाद मयंक चौधरी पूरी बत्ती सी दिखाते हुए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे सर की शादी हुई नहीं अभी भाई, अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। मयंक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ढूंढ के लाए हो तुम, ये भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एनी लोड एट ऑल सेक्शन ऑफ एन आर्च is less than bending moment at all section of a simple beam having the same span of arch under the same load because the moment due to horizontal thrust the arch is hogging। सही बात है, तो ए भी सही है, बी भी सही है, और वो उसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नहीं आप यार इतने तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट लाओगे तो मन तो खुश होगा ही ना। मन तो खुश हो गया ना, लेकिन बिल्कुल सही पॉइंट लाए हो एकदम, बहुत बढ़िया पॉइंट एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन, whether it is maximum bending moment at a section or absolute maximum bending moment, the moving UDL should cover the entire span of a simple beam if span is less than total length। कह रहे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर UDL है जिसकी लेंथ बीम की लेंथ से ज्यादा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आप किसी सेक्शन पर बीम बेंडिंग मोमेंट निकालो, चाहे एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट निकालो, एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट निकालो, ठीक है, जो UDL होगा वो पूरी लेंथ को कवर करेगा। Because whether it is maximum bending moment at a section or absolute maximum bending moment, the moving UDL should be divided by the section in the same ratio in which the section divides the span if the span is greater than the total load। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये लोड मान लीजिए, अबे वहीं रह गया, ये तो गलत बात है, तो लोड वहीं रह जा रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा, यहाँ पर है। तो देखो आपको ये मालूम है कि एब्सोल्यूट के लिए जैसे पूरे को कवर करना पड़ेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं सेक्शन की बात करता हूं और ये सेक्शन इस बीम को 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है, तो भैया ये तो 1 हो गया, लेकिन इधर का 2 कहां हुआ? तो सेक्शन इसको सेम रेशो में तभी डिवाइड करेगा जब ये यूडीएल कहां पर हो, पूरी बीम पर हो। तो चाहे किसी सेक्शन पर बीम बेंडिंग मोमेंट की बात हो, चाहे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात हो, यूडीएल क्या करेगा, फुल लेंथ कवर करेगा। क्या कवर करेगा? फुल लेंथ। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा है प्रतीक जी, बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, a 2-inch semicircular arch of radius r carries a concentrated load W at the crown. The horizontal thrust is। बन क्यों नहीं रहा, इससे क्या हो गया? अब तो बना। पैराबोलिक बन गया सेमी सर्किल की जगह। तो यहाँ पर लोड लगा है, तो आपको मालूम है क्या होता है, W/पाई होता है। सभी का बिल्कुल सही आ रहा है, W/पाई। कहीं और लगा होता है तो क्या होता है, W/पाई साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल। अब जरा सिस्टम में जो गड़बड़ होगी उसको सुधारा जाए, देखा जाए पता नहीं क्या हुआ है ना। सर सोम का एक क्वेश्चन रह गया, एक बच्चे ने डाउट भेजा था आज, सर आज स्लोप डिफ्लेक्शन से एक भी नहीं हुआ। अरे ये स्ट्रक्चर था, इसमें स्लोप डिफ्लेक्शन कहाँ आ गया? चलिए इधर देखिए, एक क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि
ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका KI कितना होगा, इसका KI कितना होगा। तो जब हम इसका KI निकालते हैं फॉर्मूले से, तो KI क्या आएगा आपके पास, 1 2 3 4, तो 4 ज्वाइंट हो जाएंगे, तो KI बराबर आएगा आपके पास 4 तिया 12 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी 9 और माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर कितने 3, तो ये आएगा 0। तो इसका आंसर 0 आता है। हाँ कल RCC कर लेंगे, कल RCC करेंगे, ठीक है। बट इसका आंसर 0 नहीं होता, इसका आंसर होता है 1 क्यों, क्योंकि इस जॉइंट पर ये रोटेट करने को फ्री है। ठीक है, तो क्योंकि रिजिड जॉइंट है तो सबका थीटा क्या होगा, सेम, थीटा थीटा थीटा। तो यहां पर KI कितना होगा 1। अगर यही जॉइंट हिंज होता, अगर यही जॉइंट हिंज होता, अगली बार याद रखिएगा, हो सकता है ये जॉइंट हिंज कर दे। अगर ये जॉइंट हिंज हो जाएगा तो इसका KI होगा 3। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूला यहां पर क्यों नहीं लगता, तो फॉर्मूला एक्चुअली इसलिए नहीं लगता कि आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ये है, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं लिखता हूं KI इज इक्वल्स टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 × 3 और माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन लिखता हूं 9, तो वो 9 रिएक्शन कौन सी हैं, उन 9 रिएक्शन को देखना। वो 9 रिएक्शन बेटा यहां पर है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये रोटेशन, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये रोटेशन, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये रोटेशन, यही तो होगा। अब ध्यान दीजिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी हो गई, 12 हो गई, 12। उन 12 में से 3 ये वाली माइनस कर दो, इन रिएक्शन ने 3 माइनस कर दी, 3 ये माइनस कर दो और 3 ये माइनस कर दो, तो 3 और 3 और 3 9, तो ये 9 किसके बराबर होगी, रिएक्शन के, तो आपने माइनस कर दिया 9। अब एक बात बताओ, आपने मान लिया कि ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल है। अगर ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, अब अगर ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो क्या ये जॉइंट ऊपर कहीं जाएगा, ये जॉइंट ऊपर कहीं नहीं जाएगा। तो वो हमने क्या कर दिया, इसका ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट खत्म कर दिया। अब हमने कर दिया ये वाला मेंबर क्या है आपका, ये भी इनएक्सटेंसिबल है, तो ये जॉइंट कहीं जाएगा नहीं जाएगा, आपने -1 वो भी कर दिया। अब इस वाले को देखो, अब तुम इस क्या कर रहे हो, इसका इनएक्सटेंसिबिलिटी जब काउंट करोगे इस वाले मेंबर की, तो एक बार बताओ ये इधर को तब जाता ना जब ये रिएक्शन इसे जाने देती। अगर यहाँ पर रोलर सपोर्ट होती तभी तो ये कहीं जा पाता, तो ये रिएक्शन इसे वैसे ही कहीं नहीं जाने देगी। तो इस मेंबर के इनएक्सटेंसिबल होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। अगर ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल होता तब भी कहीं नहीं जा पाता, क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट इसे कहीं नहीं जाने देती यहाँ की। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो कि जब आप यहाँ पर -3 इन तीनों मेंबर को जब आप माइनस कर दे रहे हो, जब आप तीनों मेंबर को माइनस कर दे रहे हो, तो आप यहां पर फिर डबल कंस्टेंट यूज कर ले रहे हो, डबल कंस्टेंट यूज कर ले रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ठीक है कि भाई इस वाले जॉइंट को देखूंगा तो इसकी वजह से कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, तो यहाँ की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कम हो गई आपकी कंस्टेंट से, एक्स और वाई वाली इसकी। लेकिन ये वाला जो जॉइंट है, ये वाला जो मेंबर है, ये आपका इधर जा ही नहीं सकता, रिएक्शन लग रही है, तो उसको क्यों माइनस करोगे, उससे माइनस नहीं करोगे। तो यहाँ पर एक मेंबर कम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक मेंबर कम माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, चलिए तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन।